हाइपोथेसिस आपने मैट्रिक में पढ़ा है। और फिर उससे आगे एक्सपेरिमेंट के ऊपर अब हम उसको चेक करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के। उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स से पहले वो जो प्रिडिक्शन है हाइपोथेसिस की बुनियाद पर, वो प्रिडिक्शन भी हमें रिजल्ट्स पहले से बताती है कि रिजल्ट ये होंगे। यानी अगर वो मफरूज़ा दुरुस्त हुआ तो रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को उन रिजल्ट से कंपेयर करते हैं जो हमने पहले प्रिडिक्ट किए थे अपने मफरूज़े की बुनियाद पर। और उन दोनों रिजल्ट्स को मैच करने से हमें पता चलता है कि मफरूज़ा दुरुस्त था, कितनी हद तक दुरुस्त था या बिल्कुल गलत था। एक बात। दूसरी बात ये कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम किसी चीज़ का इफेक्ट देखते हैं तो उसको कंपेयर करने के लिए एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। मतलब अगर हम उसी एग्जाम्पल को लें जो आपने मैट्रिक में पढ़ी है, मलेरियल पैरासाइट की। मलेरियल पैरासाइट में अगर हम ये कहते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि देखें हमने इस पर्सन को मलेरियल पैरासाइट इंजेक्ट किया तो ये बीमार हो गया, तो उसका बीमार होना हमारे प्रिडिक्टेड रिजल्ट के मुताबिक तो है। लेकिन साथ ही हमें एक और चीज़ को साथ रखना पड़ता है कि एक उस पेशेंट को, उस हेल्दी पर्सन को भी साथ रखेंगे कि जिसको हमने इंजेक्ट नहीं किया। ये कंपेयर करने के लिए कि जिसे इंजेक्ट किया था उसमें क्या तब्दीली आई, और जिसको प्लाज्मोडियम इंजेक्ट नहीं किया था क्या वो सेहतमंद रहा। अगर ऐसा होता है कि जिसे इंजेक्ट किया था उसे भी मलेरिया हो गया और जिसको नहीं किया था उसे भी हो गया, तो समझ लें कि हमारे रिजल्ट गलत हैं। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? जी पार्टिसिपेंट्स, मुझे बता दीजिए यहाँ तक गुफ्तगू आपको सुनाई दी, समझ आई या नहीं? जी सर, आ गई है समझ। बात समझ गए? ठीक है। तो क्योंकि बेटा यहाँ पे आप मेरे सामने मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं देख सकता आपके चेहरे कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या वाकई आप मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। इसलिए ये जवाब अगर दरमियान में मैं कुछ पूछूं तो मुझे आप जवाब दे दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मैं क्लास ही में हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, तो हमने यहाँ बात की कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से पहले दरअसल एक मफरूज़ा होता है, उस मफरूज़े की बुनियाद पे एक प्रिडिक्शन होती है जिसे प्रिडिक्टिव रिजल्ट कह लें। फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हम पहले से प्रिडिक्ट किए गए रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं, और उन्हीं रिजल्ट्स को साथ चेक करते हैं एक कंट्रोल ग्रुप से भी, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। अब मेसल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये एक कह लें कि एक तरह से आपके लिए एग्जाम्पल है उस पूरे एक्सपेरिमेंट का। जिस तरह मैट्रिक में तो फकत मलेरिया की एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूलर लेवल का एक एक्सपेरिमेंट। अब डीएनए रेप्लिकेशन में मेसल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये दरअसल डीएनए रिप्रोडक्शन का नाम है। हमने चैप्टर नंबर 18 में रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया था, और क्या डिफाइन किया था कि रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग लाइक सेल्फ फ्रॉम सेल्फ। यानी किसी बॉडी से उसी जैसी एक और बॉडी का पैदा होना जो उसकी बॉडी से पैदा हुई हो और उसके जैसी हो। ये हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया था। ठीक है। अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन को हम डीएनए रिप्रोडक्शन कह रहे हैं तो ये गलत नहीं है। ये है रिप्रोडक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल, कि डीएनए भी रिप्रोड्यूस करता है। और यही वजह है कि डीएनए को लिविंग मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये डायग्राम अगर आप देखें तो इस डायग्राम में
जी, इस डायग्राम में आप देखें तो ये ऊपर जो इतना पार्ट आपको नजर आ रहा है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है पेरेंट डीएनए। इस पेरेंटल डीएनए में हमने समझने के लिए इन दोनों स्ट्रैंड को ब्लू किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड ब्लू हैं। होता क्या है, डीएनए जब रिप्रोड्यूस करता है, जिसे हम रेप्लिकेशन का नाम देते हैं, तो इसके ये दोनों स्ट्रैंड जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये ओपन हो जाते हैं, एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, और फिर इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ दो नए स्ट्रैंड बनते हैं जो यहाँ इस डायग्राम में रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और नतीजा ये है कि फाइनली जब ये कंप्लीट होगी तो ये पेरेंट डीएनए इस तरह दो डॉटर डीएनएस के अंदर तकसीम हो चुका होगा। ये नीचे डॉटर स्ट्रैंड के लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से दो डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल, और बाकायदा इनके लिए वर्ड ये इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह पेरेंटल स्ट्रैंड वर्ड इस्तेमाल हुआ है, रेड के लिए डॉटर स्ट्रैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और पेरेंट और डॉटर इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि डीएनए पेरेंट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं, और रिप्रोडक्शन के ज़रिए से एक से दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि ये रिप्रोडक्शन है। अब इस रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो बुक के मुताबिक तीन मॉडल्स आपको नजर आएंगे। ये तीन मॉडल्स जो हैं दरअसल तीन हाइपोथेसिस हैं, तीन हाइपोथेसिस मफरूज है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये वॉटसन और क्रिक ने जब उन्होंने डीएनए का एक मॉडल पेश किया था, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल, तो साथ ही उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि डीएनए की जो रिप्रोडक्शन है, जो रेप्लिकेशन है, वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। उस मैनर को मॉडल कहा गया और ये दरअसल हाइपोथेसिस था। लेकिन साथ ही देयर वर कंजर्वेटिव एंड एज वेल एज डिस्पर्सिव मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन उसी वक्त में उन्होंने सिर्फ एक मफरूज़ा पेश किया था मॉडल के साथ कि शायद या गालिबन डीएनए का डुप्लेक्स रिप्रोड्यूस करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो सेमी कंजर्वेशन मैनर में करेगा। लेकिन साइंटिस्ट की दो और कह लें कि सजेशंस, हाइपोथेसिस या मॉडल्स भी थे। एक था कंजर्वेटिव और दूसरा था डिस्पर्सिव मॉडल। तो बुक ने इन तीनों को बयान किया है। अच्छा, अब ये तीनों मॉडल्स क्या हैं, इन तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल दुरुस्त है, इन तीनों मॉडल्स को बाकायदा चेक करने के लिए मैसेल्सन, मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, तो ये जो हम मैसेल्सन स्टाल का नाम ले रहे हैं, ये दरअसल दो साइंटिस्ट हैं, एक मैसेल्सन है और दूसरा स्टाल है, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मैसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो मैसेल्सन और स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट 1958 में किया, ये चेक करने के लिए कि डीएनए एक्चुअली रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट कैसे करता है। अब हमने क्योंकि इसको नाम दिया कि ये है रिप्रोडक्शन, तो उस वक्त अगर हम ओवरऑल नज़र डालें, चैप्टर 18 हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन में हमें किस किस्म की रिप्रोडक्शन नज़र आती है। एक मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेशन आप समझते हैं, जो अपनी बुनियाद पे कायम रहे, पहले की चीज़ को मेंटेन करना, यानी जिसे हम आमतौर पे कह देते हैं पुराने ख्यालात। तो जो लोग कंजर्वेटिव माइंड होते हैं वो ख्यालात बदलते नहीं, वो अपने ख्यालात पर कायम रहते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होगा रिप्रोडक्शन के हवाले से। रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम सपोज करें कि जनाब ये है एक पेरेंट डीएनए जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, इस पेरेंट, जी, पेरेंट डीएनए जो रेड कलर का है, इस पेरेंट डीएनए में को अगर रिप्रोड्यूस करें तो रिप्रोडक्शन के नतीजे में आपको दो कलर के डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। ये दो कलर के डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल क्यों हैं, ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो
पेरेंट था वो दरअसल कंजर्व हुआ। ठीक है, यानी ये है पेरेंट। ये पेरेंट डीएनए जब कंजर्वेटिव मैनर में रिप्रोड्यूस करेगा तो ये डीएनए एज सच ऐसे का ऐसा रहेगा। डीएनए को हम कहते हैं डुप्लेक्स मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डीएनए का ओरिजिनल डुप्लेक्स मौजूद रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक और डॉटर डीएनए डुप्लेक्स प्रोड्यूस हुआ जिसको यहाँ पे ग्रीन कलर में ले लिया। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये कुछ ऐसे ही है जैसे हम एनिमल्स में देखते हैं कि एक पेरेंट कैट अगर रिप्रोड्यूस करती है तो जो बच्चा पैदा होगा वो जाहिर है वो अलग है, यानी बिल्कुल न्यू। हम ये नहीं कह सकते कि जो पेरेंट कैट थी उसकी आधी बॉडी इस बच्चे के अंदर है। बात समझ गए? यानी पेरेंट एज सच वैसे का वैसा मौजूद है, और जो न्यू डॉटर है वो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड जिसे कहते हैं। तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव मॉडल, यानी कंजर्वेटिव मॉडल अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मॉडल the DNA replicates in conservative manner. That means the original duplex is retained and a completely new DNA molecule is produced according to parent. पेरेंट का डुप्लेक्स एज सच महफूज रहेगा और एक डॉटर डीएनए का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब काउंटिंग में लें तो तादाद बढ़ गई, यानी एक बिल्ली थी, एक उसका बच्चा हो गया तो ये दो हो गए। तो इसी तरह डीएनए के दो मॉलिक्यूल हमारे सामने यानी आ गए, लेकिन उन दोनों में से एक पेरेंट है और एक बिल्कुल न्यू है। जी बेटा, यहां तक समझे बात? यस सर। अच्छा। अच्छा, साथ ही ये भी याद रखें कि इस मॉडल में ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन बदल जाए, क्योंकि हम इसे रेप्लिकेशन कह रहे हैं। तो जो नया मॉडल है, जो नया स्ट्रैंड है, डुप्लेक्स है डीएनए का, जिसे हमने ग्रीन किया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन वही रखता होगा जो पेरेंट में थी। ठीक है, जिस तरह ये बिल्ली का बच्चा भी जिसे हम किटन कहते हैं, ये वैसे ही है जैसे उसकी मदर थी। इंफॉर्मेशन वही है। ठीक है, अलबत्ता हुआ ये है कि ये नया बना है ग्रीन वाला, और जो पेरेंट है वो एज सच वैसे का वैसा रहा। अच्छा, ये हो गया कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल से आगे चलें तो दूसरा मॉडल जो दरअसल डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करता था वो था सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव में क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव के अंदर पेरेंट मॉलिक्यूल, ये है पेरेंट मॉलिक्यूल जो हमने ऊपर शो किया यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स। इस पेरेंट मॉलिक्यूल को दोनों हमने रेड किए हुए हैं ताकि उनको पहचाना जा सके दोनों स्ट्रैंड। तो पेरेंट स्ट्रैंड के दोनों जो स्ट्रैंड सॉरी पेरेंट मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड जब सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रिप्रोड्यूस करते हैं या रेप्लिकेट होते हैं तो यहां पर आप देखें कि डीएनए के दो मॉलिक्यूल तो प्रोड्यूस हो गए, लेकिन क्या सूरत हाल नजर आ रही है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में जो दो दो स्ट्रैंड हैं उनमें से एक रेड है जो दरअसल पेरेंट का है, और दूसरा ग्रीन है जो न्यू है। ठीक है, ये ग्रीन वाला इसके अंदर न्यू स्ट्रैंड है। इसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल है डीएनए का उसके अंदर भी यही सूरत हाल है कि एक स्ट्रैंड रेड है पेरेंटल और एक है न्यू स्ट्रैंड जो ग्रीन है। यानी मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन के नतीजे में तादाद एक से दो हो गई, और ये जो दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल हैं इन दोनों में से कोई भी कंप्लीटली पैटर्न सॉरी पेरेंटल नहीं है। पेरेंट आधा आधा तकसीम हो गया दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स के डुप्लेक्सेस में। अब ये दो डुप्लेक्सेस हैं, दोनों डॉटर डुप्लेक्सेस कहलाएंगे, लेकिन इन दोनों डुप्लेक्स में एक स्ट्रैंड ओल्ड कह लें या पेरेंट वाला कह दें जो रेड नजर आ रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड न्यू है जो ग्रीन नजर आ रहा है। जी बेटा, ये बात समझ गए? और इसको अगर हम एनिमल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो चैप्टर 19 में जिस तरह हमने रीजनरेशन पढ़ी थी,
तो एनिमल्स के अंदर एक रिप्रोडक्शन इस तरह भी नजर आती है कि ये है पेरेंट फ्लैटवर्म प्लेनेरिया। इसकी बॉडी के दो टुकड़े हो गए, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर हाफ। एंटीरियर हाफ के साथ पोस्टीरियर हाफ नया बन गया, और पोस्टीरियर हाफ के साथ जो एंटीरियर पोर्शन था वो नया आ गया। यानी अब हम प्लेनेरिया की ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लेनेरिया जो पेरेंट था, उस पेरेंट की बॉडी तकसीम हो गई दो डॉटर प्लेनेरिया के अंदर। और दोनों बॉडीज के अंदर आधा एक में है, आधा दूसरे में है, या यूं कह लें कि आधी बॉडी न्यू है और आधी बॉडी ओल्ड है। तो डीएनए की जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रिडिक्टेड थी, उसके मुताबिक डीएनए में क्योंकि दो स्ट्रैंड होते हैं, और जब वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रिप्रोड्यूस करता है तो उसके दोनों स्ट्रैंड दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में तकसीम हो जाते हैं। इस तरह से कि दोनों डुप्लेक्सेस जो डॉटर के हैं, एक स्ट्रैंड कंप्लीटली ओल्ड यानी रेड वाला, और एक कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड से बनेगा जो ग्रीन है। जी बेटा, ये समझ गए बात? यस सर। ओके। अब तीसरा मॉडल जो उस वक्त था, हाइपोथेसिस मफरूजा डीएनए रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन के हवाले से, वो था डिस्पर्सिव मॉडल। अब डिस्पर्स कहते हैं बिखर जाने को। ठीक है। अब अगर बिखर जाने को हम समझना चाहें तो डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक डीएनए जब रिप्रोड्यूस करता है, ये है पेरेंट डीएनए, इसकी रिप्रोडक्शन होगी अगर डिस्पर्सिव मैनर में, तो होगा ये कि दो डीएनए के डॉटर मॉलिक्यूल पैदा तो हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स जो कि दोनों डुप्लेक्स हैं, डुप्लेक्स दो दो स्ट्रैंड, इन डुप्लेक्सेस में अगर हम फॉलो करें तो कोई एक स्ट्रैंड भी मुकम्मल ओल्ड यानी पेरेंटल या रेड आपको नजर नहीं आएगा। यानी अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रैंड को देखें तो ये यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन आगे जाकर ये रेड हो गया, फिर ग्रीन है, फिर रेड हो गया। तो दोनों स्ट्रैंड को अगर फॉलो करें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रैंड मुकम्मल ओल्ड यानी रेड हो, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरा स्ट्रैंड मुकम्मल तौर पे न्यू या ग्रीन हो। यहाँ पर दोनों जो डॉटर मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के अंदर चार स्ट्रैंड हैं, और चारों स्ट्रैंड में से कोई भी मुकम्मल तौर पे रेड या ग्रीन मतलब ओल्ड या न्यू न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल नहीं है। जी बेटा, ये बात फॉलो की है? यस सर। यानी जो पेरेंट के न्यूक्लियोटाइड थे या पेरेंट डुप्लेक्स था जो टोटल रेड जिनको हमने कर दिया, ये दोनों डॉटर कह लें डीएनए में बिखरा है, डिस्पर्स हुआ है। और इस तरह डिस्पर्स हुआ है कि ना तो डुप्लेक्स सलामत रहा, ना ही कोई सिंगल स्ट्रैंड भी सलामत नहीं रहा। पीछे जो हमने बात की थी सेमी कंजर्वेटिव के अंदर, सेमी कंजर्वेटिव में क्या था कि डुप्लेक्स यानी ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल तो सलामत नहीं रहा, ये टूट गया। आधा एक को मिला, आधा एक को मिला, लेकिन आधा तो सलामत है ना। आधा कैसे सलामत है कि रेड स्ट्रैंड पूरा मुकम्मल मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी। यानी कंजर्वेशन हुई है लेकिन आधी हुई है। डुप्लेक्स कंजर्व नहीं हुआ, स्ट्रैंड कंजर्व हुए। लेकिन यहाँ पर डिस्पर्सिव मॉडल में क्या हुआ कि ना तो डुप्लेक्स कंजर्व हुआ और ना ही स्ट्रैंड। इसको अगर हम कंपेयर करें एनिमल रिप्रोडक्शन में, तो लोअर ग्रुप का एक एनिमल स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज हमने रीजनरेशन के हवाले से भी डिस्कस की थी कि स्पॉन्ज की आगे बॉडी को अगर हम इस तरह, आप देख रहे हैं सीजर्स शो की हैं, कि स्पॉन्ज की बॉडी को अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या वो कुदरती तौर पर ऐसे उसके टुकड़े हो जाए, तो फिर क्या होता है कि हर टुकड़ा, हर पार्ट एक आगे ग्रो करता है और डेवलप हो जाता है ग्रेजुअली मुकम्मल स्पॉन्ज के अंदर।
यानी बिलफर्ज अगर हम यहाँ कहें कि इस पेरेंट स्पॉन्ज के हमने 50 पीस कर दिए, 50 पीसेज में ब्रेक कर दिया, तो ये 50 पीसेज 50 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको हम स्पॉन्ज कहते हैं उनमें डेवलप हो जाएंगे। अब ये 1 से 50 होना रिप्रोडक्शन है, तादाद बढ़ गई। लेकिन इस रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जो यहाँ पर अगर हम इसी को देखें, ये जो अभी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं तादाद में, अब इनमें कुछ सेल वो हैं जो पेरेंट के हैं और कुछ सेल वो हैं जो न्यू हैं। यानी कोई भी एक ऐसा न्यू इंडिविजुअल नहीं है कि जिसमें ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन ना हो। तो ये डिस्पर्सिव यानी पेरेंट बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए और वो तमाम ऑफस्प्रिंग में तकसीम हो गए। जी बेटा, यहां तक कि तीनों मॉडल्स में से कोई क्वेश्चन जो क्लियर ना हुआ हो? नो सर, समझ आ गई है। ओके, अब हम चलते हैं वापस डीएनए रेप्लिकेशन में। अब डीएनए रेप्लिकेशन को फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनल ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। अब सेमी कंजर्वेटिव की मीनिंग अगर हम समझ गए हैं तो ये जहन में रखें कि डुप्लेक्स किसको कहा जा रहा है। डुप्लेक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि पेरेंट का है, इसमें जब सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन होगी तो नतीजा ये होगा कि इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और एक्ट करेंगे एज ए मोल्ड या मॉडल, जिसको टेम्पलेट भी कहते हैं। और उनके साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड यानी नए न्यूक्लियोटाइड के साथ दो नए स्ट्रैंड बनेंगे। और इस तरह दो न्यू डीएनए डुप्लेक्सेस जिनको हम डॉटर डुप्लेक्सेस कहेंगे वो पैदा होंगे। यानी इस डायग्राम को देखें कि ये है पेरेंट जिसके दोनों स्ट्रैंड हमने ब्लू कर दिए या ओल्ड कह लें, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल। ये स्ट्रैंड ओपन अप हुए, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हुए। और ओपन होने के बाद इन दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स के साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड जो आपको येलो कलर में नजर आ रहे हैं, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर नए डॉटर डीएनए स्ट्रैंड दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ जनरेट हो गए। और इस तरह एक पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स से हमारे पास दो डॉटर डीएनए डुप्लेक्सेस हासिल हो गए। और कैसे हुए कि दोनों डॉटर डुप्लेक्सेस में एक स्ट्रैंड ब्लू यानी ओल्ड न्यूक्लियोटाइड या पैटर्न पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है और दूसरा बिल्कुल नए न्यूक्लियोटाइड जिनको हमने यहाँ पे येलो कर दिया है या गोल्डन कर दिया है उनके जरिए से बना है। और यहाँ पर जो पेरेंट डुप्लेक्स था वो सलामत नहीं रहा, वो सेपरेट हो गया, वो कह लें कि ब्रेक हो गया। अलबत्ता उसके स्ट्रैंड सलामत हैं। यानी पेरेंट का किसी एक स्ट्रैंड को ले लें तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड अब डॉटर डीएनए के अंदर बाकायदा सलामत है। ठीक है, तो ये है डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब सवाल यहाँ पे है कि हमने तो बात शुरू की थी मेसेल्सन स्टाल की, तो मेसेल्सन स्टाल से कैसे ये कंफर्म हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन इज इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। अब जरा तवज्जो रखिएगा, मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेसेल्सन स्टाल ने बैक्टीरिया को यूज किया। उन बैक्टीरिया को उसने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन 15 कहलाती है, उसमें कई नस्लों तक यानी कई जनरेशन्स को बाकायदा उसके अंदर ग्रो किया। मतलब ये कि मीडियम से जो नाइट्रोजन अवेलेबल थी बैक्टीरिया को अपना डीएनए बनाने के लिए, तो वो नाइट्रोजन 15 थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि after several generation the DNA of these bacteria was denser। यानी होते होते बिलाखिर ये हुआ कि उसका सारा डीएनए नाइट्रोजन 15 के न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल तकरीबन हो गया। यानी वर्चुअली हम उसे अज्यूम कर लेंगे कि उसका सारा डीएनए अब नाइट्रोजन 15 पर मुश्तमिल है। अच्छा, और उसके बाद क्या किया गया कि उसने इनको ग्रो किया उस मीडियम में जो नाइट्रोजन 15 वाला था। अब नाइट्रोजन 15
में ग्रो करके आगे उसके रिजल्ट्स, उनको रिजल्ट कह लें कि देखे गए मुख्तलिफ वक्तों में। लेकिन सवाल ये है, अच्छा चले पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर लें जो अभी हमने बात की। ये है डीएनए, सॉरी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मौजूद डीएनए, यानी किया ये गया कि इनिशियली इस बैक्टीरिया को ग्रो किया गया कई जनरेशन तक एक ऐसे मीडियम में जो नाइट्रोजन 15 वाला था। ठीक है, नाइट्रोजन 15, ये यहाँ पर ये बॉक्स। बैक्टीरिया वर ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग ए हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। और ये कई जनरेशन तक ऐसा किया गया। अच्छा, करने के बाद फिर क्या किया, करने के बाद इधर आ जाए। अब ये उसको 0 मिनट्स, इस 0 मिनट के ऊपर उस कल्चर को बाकायदा सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से चेक किया गया। यानी सैंपल जो लिए गए, सैंपल की टाइमिंग, कि एक सैंपल लिया जा रहा है 0 मिनट पर यानी स्टार्ट के अंदर। अच्छा, और फिर उसके बाद इसी सैंपल को नंबर 3 में देखें तो 20 मिनट के बाद इस कल्चर को फिर यहाँ से सैंपल लिया गया स्टडी करने के लिए। और फिर 40 मिनट बाद फिर एक और सैंपल लिया गया चेक करने के लिए। ठीक है, यानी बैक्टीरिया को कई नस्लों तक N15 में ग्रो किया ताकि उसका सारा डीएनए हैवी हो जाए, N15 वाला हो जाए। फिर उसको आगे अब जो कल्चर प्रोवाइड किया वो है, यहाँ आप देख रहे हैं लाइट येलो कलर लिया है, N14 के अंदर उसको ग्रो करने किया गया। सबसे पहले 0 टाइम पर सैंपल लिया, फिर 20 मिनट्स के बाद लिया गया, और फिर 40 मिनट्स के बाद। अच्छा, तो इस प्रोटोकॉल में सवाल ये पैदा होता है कि वाई डिड दे डू दिस, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। आखिर क्यों उन्होंने 15 में उसको नस्ल दर नस्ल कई जनरेशन तक कह लें कि ग्रो किया, रिप्रोड्यूस किया। तो दरअसल दे प्रोवाइडेड नाइट्रोजन 14 फॉर द, सॉरी, तो सवाल कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उसको 14 में ले आए। तो पहले 15 में ग्रो किया, फिर 14 में ले आए। और 14 में लाने का मतलब क्या हुआ, जो हमने पहले भी बात की थी, कि अब जो नए न्यूक्लियोटाइड बनेंगे उनको नाइट्रोजन 14 अवेलेबल होगी। यानी पहले जो पेरेंट हमने लिए हैं वो पेरेंट दरअसल 15 वाले थे। यानी इस तरह करने का मकसद ये था कि उन्होंने मार्क कर दिया पेरेंटल डीएनए को एज ए हैवी, यानी स्टार्ट लिया हैवी डीएनए से जो सारा 15 का था, और फिर अब उनको रिप्रोड्यूस करने दिया लाइटर N14 के मीडियम में। यानी देखा जा सके कि पेरेंटल डीएनए कहाँ पर है और जो नया डीएनए बन रहा है वो कहाँ पर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अब पेरेंट डीएनए जो कि 15 है, हैवी है, और जो न्यू डीएनए है 14 जो लाइट है, उनको कैसे पहचानेंगे। यानी हैवी डीएनए और लाइटर डीएनए। हैवी डीएनए पेरेंटल जो भारी होगा, लाइटर डीएनए जो हल्का होगा 14 के साथ। तो उसका जवाब है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो चैप्टर नंबर 4 में भी आपने पढ़ी थी। जी याद है चैप्टर नंबर 4, सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पे थी। सर ऑर्गेनेलिस को सेपरेट करना था जब सेल के, तो वहां भी सेपरेट पड़ी थी। डिफरेंशियल, ठीक है। यानी हम डेंसिटी के बिहाफ पर मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनेलिज को अलग अलग कर सकते हैं। तो दरअसल उन्होंने ये जो सारा कह लें प्रोटोकॉल बनाया कि डीएनए को हैवी कर दिया, और डीएनए अब नया जो बनेगा वो लाइट होगा, तो उसको सेपरेट कर सकेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि हम रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं प्रेडिक्शन के साथ भी और कंट्रोल के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये जो प्रोसेस किया सेंट्रीफ्यूगेशन का, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया सीजियम क्लोराइड को। और सीजियम क्लोराइड को जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया तो उसके ग्रेड्स बन गए डेंसिटी के। यानी सबसे नीचे ज़्यादा, उससे ऊपर हल्का, उससे ऊपर कम, उससे ऊपर कम, जिस तरह चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर शुगर को लेकर
सुक्रोज वाली बन इस्तेमाल की थी, तो उसके ग्रेड्स बन गए थे। तो यहाँ पर सीजियम क्लोराइड के ग्रेड बना लिए गए। और इसके अंदर क्योंकि डीएनए डाला था, तो डीएनए भी इसके अंदर उसी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ये आप देख रहे हैं डायग्राम, बड़ी तेजी के साथ उनको, ये ट्यूब्स को घुमाया जाता है। यहाँ पर आपको कोई ट्यूब वाजे नजर नहीं आएगी, ये इतनी तेजी से स्पिन करती हैं कि जिस तरह पंखा चलता हो तो आप पर नहीं देख सकते, इसी तरह अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर तो आपको बिल्कुल नजर ही नहीं आ सकती, यानी महसूस भी नहीं होगा कि कोई चीज मूव कर रही है। ठीक है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो आमतौर पे 13,000 RPM पर होती है। तो बहरहाल सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से सेपरेट करना पॉसिबल था। तो डीएनए स्ट्रैंड जो डिफरेंट डेंसिटीज के थे वो सेपरेट हो गए। Each DNA floats or sinks in the gradient until it reaches the position where its density exactly matches the density of cesium there। ये एक important point याद रखने का है कि किस बेस पर उन्होंने अलग अलग किया, कि सीजियम क्लोराइड के ग्रेड्स बनाए, और डीएनए जो हैवी होगा वो जाहिर है जहाँ पे सीजियम क्लोराइड ज़्यादा होगा और डेंसिटी मैच करेगी वहाँ पे चला जाएगा, और जो N14 होगा, क्योंकि N14 हल्का होगा 15 के मुकाबले में, इसलिए N14 जो है ये हमें अलग होता नजर आएगा। ठीक है। और N14 अलग होगा तो ट्यूब के अंदर हमें कुछ ऐसे रिजल्ट, ये है दरअसल कंट्रोल जो हमने शुरू में बात की थी, कि कंट्रोल्स उन्होंने सेटअप कैसे किए। जो हैवी डीएनए था उसको भी सेंट्रीफ्यूज करके देखा, और जो बिल्कुल N14 वाला डीएनए था उसको भी सेंट्रीफ्यूज करके देखा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बुक के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है, लाइट डीएनए, दोनों स्ट्रैंड N14 के हैं, यानी सारा मुकम्मल 14। तो ये ऊपर हल्का होने के नतीजे में, और जो 15 है, N15 हैवी डीएनए, ये नीचे आएगा। ठीक है। और इनकी जो लाइन बुक में डायग्राम दी है, 15 ये नीचे है और ये 14 ये ऊपर है। अच्छा बेटा, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा हम फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, तो आपने दोबारा कनेक्ट कर लेना है।